हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एमसीक्यूज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। और लाइट चैप्टर पे एक वन शॉट वीडियो हमने बनाया है, तो अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करीब 5 घंटे का वीडियो है, पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड तक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर किया गया है, तो वन शॉट वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो, अ लाइट रेज एंटर्ड फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी। देखो ऑप्शंस दे रखे आपके पास, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 है यहाँ पे, एंड 0। तो सिंपल यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लाइट जो है वो मीडियम ए से मीडियम बी में एंटर करता है, ठीक है, ओके। तो एज यू नो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो रे है आपका वो किसकी तरफ बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस रे जो है वो आपका रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। इट मींस ए जो है आपका क्या है भाई, ए रेयर मीडियम है। क्या है भाई, यहां पे ए आपका रेयर मीडियम है और जो बी मीडियम है दैट इज द डेंसर मीडियम। एंड डेंसर मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इट इज द ग्रेटर देन यूनिटी, इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। यस, बहुत बढ़िया, सुंदर सा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट यहां पे 32 है। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs if the ray of light hits the boundary of interface of medium at an angle of 90 डिग्री। तो क्या होगा, कह रहे कि नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs, लाइट का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो ये आपका बाउंड्री है किसका, मीडियम का। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम आपका सेकंड है। कह रहे कि अगर इस तरीके से रे अगर एंटर करेगा 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे अगर रे एंटर करेगा, तो कह रहे कि कोई रिफ्रैक्शन से नहीं होगा। स्टेटमेंट दे रखा ट्रू फॉल्स, कांट से पार्शियली ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री पे अगर रे एंटर करेगा बेटा, सिंपल 90 डिग्री पे अगर ये एंटर करेगा, तो उस केस में देखो एंगल आई कितना हो गया आपका, 90 डिग्री, एंगल आई 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट, n, that is the refractive index। अगर यहाँ पे I 90 डिग्री रखते हैं, यहाँ पे साइन I जो है आपका कितना जाएगा 90 डिग्री, देन साइन R जो है आपका क्या जाएगा, आपका n के इक्वल हो जाएगा। तो साइन R इज इक्वल टू यहाँ पे साइन R, ये तो आपका 1 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, साइन 91। देन साइन R इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/n, या 1 बाय, यहाँ पे लिखो इसको आप 1 बाय साइन R इज इक्वल टू n, 1 बाय साइन R इज इक्वल टू n। देन वी कैन राइट हियर साइन R जो है यहाँ पे क्या जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू 1/n, 1/n। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उस केस में अब कह रहे कि रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। तो अगर हम 90 डिग्री पे रे डालेंगे ना, तो ये सीधे निकल जाता है, ये सीधे निकल जाएगा, ये अपने पास से डेविएट नहीं होगा, ये सीधे जाएगा। जब ये सीधे निकल जाएगा तो उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इट इज ट्रू, नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट इज ट्रू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी। कह रहे कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास में कितना होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा। मैंने पहले भी आपको आंसर बताया था, फिर भी सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। n इज इक्वल टू 1.5, c इज इक्वल टू आपका कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो अगर हम n इज इक्वल टू n की फॉर्मूला की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या था, c/v,
n इज इक्वल टू सी बाई बी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई एन, देन c आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय n आपका 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। क्या कह रहे कि ग्लास के रिस्पेक्ट में, सॉरी एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कह रहे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सो नाउ वी हैव गिवन ANG इज इक्वल टू 3/2, देन वी हैव टू फाइंड GNA। GNA आपको फाइंड करना है, तो GNA किसके इक्वल होता है, GNA होता है 1/ANG। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 आएगा, क्या आएगा 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। यस, गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे, अ बीम ऑफ लाइट एंड इंसिडेंट थ्रू द होल A and B and emerged out the box through the hole C and D respectively as shown in figure, the which of the following could be inside the box। सिंपल सा ये क्वेश्चन हमने जो CBSE का सैंपल पेपर था उसके अंदर भी सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हमने देखा था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका एक ग्लास स्लैब होगा, क्योंकि ये रे अपने पास से क्या शिफ्ट हो रहा है, तो देखो इस तरीके से होगा। अगर ये ग्लास स्लैब है आपका, क्या है भाई, ग्लास स्लैब है, देखो यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ, ये ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब पे अगर एक रे इंसिडेंट होता है ना, इस तरीके से एक रे इंसिडेंट होता है, तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा और फिर इस तरीके से यहाँ से तो यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ से इमर्ज्ड होगा। तो ये दोनों रेज आपस में क्या होता है, पैरेलल्स होते हैं। तो आप देखोगे तो रे अगर यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे इमर्ज्ड होगा, यहाँ से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे इमर्ज्ड होगा, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे इमर्ज्ड होगा। ये पैरेलल्स है, तो ये इसके बीच में, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ग्लास स्लैब होगा और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो याद रखना, अगर रे अपने पाथ से शिफ्ट हो रहा है, अपने पाथ से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग का काम कौन करता है, शिफ्टिंग का काम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब करता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, passes from denser to rare medium, the angle of refraction will be lesser than the angle of incidence। yes, as you know, अगर रे कहाँ से पास होता है भाई, एक डेंसर से रेयर में एंटर करता है, डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब जब इसमें रेयर मीडियम में एंटर करेगा तो ये नॉर्मल से अबे जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ आर बनेगा। तो एज यू नो, इस केस में एंगल ऑफ आई इज लेस देन एंगल ऑफ आर, मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा, लेसर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से लेसर होगा। तो यहां पे यही तो कह रहे, क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, नो, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, है ना, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, फॉल्स हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, the light rays is incident normally on the boundary surface of two media, then the angle of refraction will be light of ray incident normally to the boundary surface of two media, boundary surface of two media, then the angle of refraction will be, angle of refraction यहाँ पे 0 होगा। किस पे इंसिडेंट होगा, 0। इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। ठीक, चलो, you are given water, mustard oil, glycerine and kerosene, in which of this media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। ठीक है, कह रहे कि 3 अलग अलग मीडियम है, एक वाटर है, एक आपका मस्टर्ड ऑयल है, एक ग्लिसरीन है और आपका एक कैरोसिन है। अब कह रहे कि इन विच ऑफ द मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली इन द सेम एंगल। कह रहे कि चारों के केस में ये सेम एंगल पे ही इंसिडेंट होता है, ये सेम एंगल पे ही क्या होगा, इंसिडेंट होगा। इन सब का एंगल क्या है, सेम है, ये भी आई और ये भी आई
और एक फोर्थ मीडिया है आपका, फोर्थ मीडिया क्या, कैरोसिन है, जिसमें भी सेम एंगल पे ही इंसिडेंट होगा। तो इसमें से आपको बताना है द सेम एंगल वुड बी द बेंड मोस्ट, कह रहे कि इन सब में से किस में सबसे ज्यादा बेंड होगा रे, मतलब बेंड होगा किसकी तरफ, नॉर्मल्स की तरफ। तो नॉर्मल्स की तरफ बेंड किस वाले मीडियम में सबसे ज्यादा होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, वो रे को उतना ही ज्यादा नॉर्मल्स की तरफ क्या करेगा, बेंड करेगा। तो हमारे पास यहां पे देखो क्या क्या है, वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है एंड कैरोसिन है। अगर आप इन सब में ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, जो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो इसका मतलब ये रे को जो है बहुत ज्यादा बेंड करेगा नॉर्मल्स की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ग्लिसरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, ग्लास, सल्फ्यूरिक एसिड आर 1.33, 1.53, 1.43 respectively, hence the light travels slowest in the sulfuric acid। कह रहे कि सल्फ्यूरिक एसिड में लाइट सबसे ज्यादा स्लोएस्ट ट्रैवल करेगा। तो एज यू नो यहां पे कि अगर आपका वेलोसिटी जो v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 1/n के प्रोपोर्शनल है, 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मतलब डेंसर मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो कम होता है, डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड क्या होता है भाई, कम होता है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे देखो सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे 1.53 है एंड 1.53 किसका है, ग्लास का है। तो इसका मतलब यहां पे जो स्पीड सबसे ज्यादा स्लोएस्ट किस में होंगे, ग्लास में, सबसे कम किस में होगा, ग्लास के अंदर जो है स्पीड कम होगा। तो इसका मतलब यहां पे कह रहे हैं कि हेंस लाइट ट्रैवल स्लोएस्ट इन द सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्लास में सबसे स्लोएस्ट है, सबसे हाईएस्ट किस में होगा, वाटर में होगा। मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, वाटर में होगा। यस, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 40, यहां पे अ लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहे कि एक लाइट रे जो है ग्लास स्लैब पे 60 डिग्री पे इंसिडेंट होता है। द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट ऑफ द स्लैब एंड द नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब विल बिकम्स आउट ऑफ। देखो सिंपल, अगर रे यहां पे जैसे एक आपका ग्लास स्लैब है, अगर रे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ यहां पे कितने 60 डिग्री पे, ये रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इमर्ज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इमर्जिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल और इमर्जिंग एंगल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आपसे इमर्जिंग एंगल्स की बात करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैब एंड नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब फ्रॉम विच इट कम्स आउट एट 60 डिग्री। ठीक ना, तो अगर 60 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री पे ही इमर्ज्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, जब सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन, भैया बेहतरीन। इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से करो। जिन्होंने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है, एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना जल्दी से। इस वीडियो के बाद वो दोनों वीडियोस आप लोग जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो एज यू नो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। बट किसकी बात कर रही है, ये कॉनकेव की बात कर रहा है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए ये माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है, 20 का हाफ कर देंगे 10, और 10 किसमें, नेगेटिव, क्योंकि ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता, कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता भाई। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it। क्या कह रहे हैं, which of the following can make a parallel beam of light when light
फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। कह रहे कि अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होता है किसी एक सिस्टम पे, ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट होता है, और ये पॉइंट सोर्स इसको क्या करेगा, एक पैरेलल बीम के फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करेगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, एक तो कॉनकेव मिरर कर सकता है पैरेलल बीम में इसको कन्वर्ट, ठीक ना। अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्सेस के फोकस पे इस तरीके से लाइट इंसिडेंट होगा, इसको क्या करेगा, पैरेलल बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है। तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा इसका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा देखो, तो इसमें अगर कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन दोनों के पास एबिलिटी है कि वो एक पैरेलल बीम में रेज को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज क्या कह रहे हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, कहां पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। किसके केस में होगा, मतलब किसके केस में होगा, सबके केस में होगा। सिंपल, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, इमेज हमेशा वो क्या बनाता है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट साइज का ही बनाता है। कैसा, पॉइंट साइज का ही बनाता है। तो इट इज अंडरस्टूड कि जितने भी मिरर्स होंगे, स्फेरिकल मिरर्स होंगे, जितने भी स्फेरिकल लेंसेज होंगे, वो सब पॉइंट साइज का ही इमेज फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टू मेक एन इमेज रियल inverted larger than the object with a convex lens of focal length f, the object should be placed। क्या कह रहे हैं, to make an image real inverted larger than the object। पहले तो इमेज क्या है आपका, रियल है, पहले लिख लो यहां पे, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है, और एनलार्ज है, क्या है भाई, एनलार्ज है, ठीक ना, विद अ कॉन्वेक्स लेंस। किससे बनाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितना f है। देन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, तो देखो यहां पे इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। एनलार्ज है, क्या है भाई, रियल इन्वर्टेड तो बनाता ही बनाता है, तो यहां पे फोकस करो, तो ये एनलार्ज है। एनलार्ज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में होगा। कहां होगा, f और 2f के बीच में होगा। रे डायग्राम बना के देख लेना, या रे डायग्राम खोल के देख लो, अगर आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है, रे डायग्राम निकालो। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो f एंड 2f के बीच में, जब f एंड 2f के बीच में, तो उसका एक एनलार्ज इमेज बनना, रियल और इन्वर्टेड बनना है वो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिटवीन f एंड 2f ऑफ द लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, बिटवीन f एंड 2f ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी, सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f फॉर्म्स एन इमेज विथ विच n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक इमेज फॉर्म करता है जिसका साइज n टाइम्स है, किससे, ऑब्जेक्ट से, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज। इससे पहले एक क्वेश्चन इसी तरीके का करा था, बट वो मिरर में क्या था क्वेश्चन, किसमें क्या था, मिरर में क्वेश्चंस क्या था। अब देखो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशंस गिवन है, m इज इक्वल टू n, क्या है, मैग्निफिकेशन n, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f होगा यहां पे, ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज, ठीक है। फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस आपका जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, n लेंगे। अब इसका मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई u, क्या होता है, v बाई u होता है, तो v बाई यू इज इक्वल टू n, तो v इज इक्वल टू यहां से जाएगा n u, v इज इक्वल टू क्या जाएगा, n u हो जाएगा, ठीक है। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय 1 बाय
माइनस, क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v हो जाएगा 1/nu माइनस 1/u, तो इसका एलसीएम हो जाएगा nu, तो ये आपका n सॉरी 1 क्या होगा 1 माइनस n आएगा 1/f। तो यहाँ से u कैलकुलेट करेंगे तो f का इधर मल्टीप्लाई u का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइड बाय n इंटू f u आ जाएगा। क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या जाए n 1 माइनस n डिवाइड बाय n इंटू f, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस शोन इन फिगर। क्योंकि हमारे पास एक फिगर दे रखा है ना, इस फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेंस में एक जो रे है उसके फोकस से इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, ये आपका फोकस है, फोकस से इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, क्योंकि इसके लिए जो करेक्ट रे डायग्राम है वो कौन सा बनेगा। तो एज यू नो कि अगर लेंस पे उसके फोकस से अगर रे इंसिडेंट होता है लेंस पे एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के आपका पैरेलल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 47, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस लाइकली बी। कह रहे कि यहाँ पे फोकल लेंथ आपका -15 सेंटीमीटर गिवन है, तो एज यू नो माइनस साइन इज इंडिकेटेड बाय कॉनकेव। किसे इंडिकेट करता है, कौन इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन को, नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो कॉनकेव को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, कॉनकेव को इंडिकेट करता है। अगर ये कॉनकेव को इंडिकेट करे तो इट मींस लेंस भी कॉनकेव होगा और मिरर भी कॉनकेव होगा, तो सिंपली यहाँ पे मिरर इज कॉन्वेक्स एंड लेंस इज नहीं, बोथ इज कॉनकेव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमेशा याद रखोगे, माइंड में टैटू बनवा लो माइंड में, क्या नेगेटिव मींस कॉनकेव, पॉजिटिव मींस कॉन्वेक्स, नेगेटिव मींस कॉनकेव, पॉजिटिव मींस कॉन्वेक्स, यस गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, यस देखो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट। देखो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, देखो अब यहां पे जो कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है, कॉनकेव जो लेंस है एज यू नो कॉनकेव लेंस आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, यस, एंड कैसा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, और कैसा डिमिनिश या स्मॉलर, तो ये नेचर होता है कॉनकेव लेंस के इमेज का। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि रियल एंड इरेक्ट है, रियल कभी भी इरेक्ट होता ही नहीं है, पहली बात रियल इमेज कभी भी इरेक्ट होता ही नहीं है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो एज यू नो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, कैसा होता है भाई, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, यस इट इज करेक्ट, इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है, करेक्ट है। आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो वर्चुअल इमेज जो है वो आपका जो है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों बनाता है, कॉनकेव लेंस भी बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है, दोनों लेंसेज जो है आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ऑलवेज इरेक्ट, यस ये ऑलवेज इरेक्ट होता है, यस ये भी इरेक्ट होता है, बट इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। तो कंसीडर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, कौन सा वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। अगर कौन सा वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज है, अगर ऐसा है क्वेश्चन में तो ये आपका तीनों ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बाबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1।
किसकी बात कर रहा है भाई? लेंस की बात कर रहा है। कौन सा लेंस? मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से लेस बनाता है। देखो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करेंगे, देखो सबसे पहले यहां पे बना देता हूं मैं, याद करना इसको। कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है? देखो मैग्निफिकेशन इसका 1 भी होता है, इसका मैग्निफिकेशन इट इज ग्रेटर देन 1 भी होता है, और इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी होता है। लेस देन 1 कब होगा? लेस देन 1 कब होगा? ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा होगा या बियॉन्ड सी रखा होगा। इंफिनिटी एंड बियॉन्ड सी, तो एक ही कंडीशन लिख देता हूं मैं यहां पे, बियॉन्ड सी वाला कंडीशन होगा। अगर बियॉन्ड सी है तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन क्या होगा? सॉरी लेस देन 1 होगा। बियॉन्ड सी चाहे इंफिनिटी तक जाओगे आप, ग्रेटर देन 1, तो ये अब तब होगा जब सी एंड एफ के बीच में होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में होता है एनलार्ज बनता है, और फिर एफ एंड एट एफ, जब एफ पे होगा तब भी 1 से ग्रेटर होगा, और एट एफ एंड पी, है ना, जब एफ और पी के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? एफ एंड पी या पी एंड एफ, इसके बीच में होगा। तो ये 3 कंडीशन में तो हम बोल सकते हैं कि सी और एफ के बीच में, सी और पी के बीच में, किसके बीच में? सी और पी के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो मैग्निफिकेशन हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और ये कहां पे होगा? एट सी पे होगा, एट सी पे होगा। ठीक है, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस का तो होता है क्या? सिंपल कि मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, और लेसर भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं कॉनकेव की, जब हम बात करते हैं किसकी? कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की हम बात करते हैं, तो कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन हमेशा इट इज लेस देन 1, क्योंकि इस केस में इमेज हमेशा कैसा बनता है भाई? स्मॉलर बनता है। इमेज हमेशा स्मॉलर बनेगा, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से लेसर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा कॉनकेव होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है कि ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से लेसर होता है। तो आंसर होगा कॉनकेव। क्या होगा भाई? कॉनकेव। दिमाग में बिठा लो इन पॉइंट्स को, क्योंकि इस पे बेस देखो क्वेश्चंस बन गया ना, बन गया, तो इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, तो इसको नोट कर लो। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, क्या ऐसी ही सीरीज आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस या नो। ठीक है ना, अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस या नो। यस भाई, देखो आ जाओ। देखो कह रहे कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 3 times so that the object, the magnification of images। क्या कह रहे? देखो सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल। क्या कह रहे? कह रहे कि एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के फ्रंट पे रखा है, उसका इमेज फॉर्म्ड होता है एट अ डिस्टेंस 3 times टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में 3 times लार्जर डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके ठीक है, होने दो, क्या दिक्कत है? देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इज इक्वल टू दे रखा है 3u। क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इज इक्वल टू 3u। ठीक है, एज यू नो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस दैट इज v बाय u, तो ये नाउ 3u अपॉन u, u से u कैंसिल, u से u कैंसिल, कितना आएगा भाई? 3 आएगा। तो आंसर आपका 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट कर लो क्वेश्चंस को, और इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट करते चलो। आ जाओ, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। द नेचर ऑफ लेंस इज, नेचर ऑफ लेंस देखो प्लस, यहां पे प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? प्लस साइन इंडिकेट करता है कॉन्वेक्स को। किसको? कॉन्वेक्स को। एंड कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। ठीक है ना, क्या होता है? कन्वर्जिंग। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। इन नेचर कन्वर्जिंग होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। 2 thin lenses of power 3D and minus का 2D are placed in contact, then power and focal length of the lens combination is।
है ना। लेंस कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को कंबाइन किया गया। देखो इस तरीके से कह रहे कि एक लेंस इस तरीके से रखा है आपका, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक लेंस आपका इस तरीके से रखा है, एक लेंस आपका इस तरीके से है, और ये दोनों लेंसेज इस तरीके से प्लेस्ड है। इसका पावर है आपका 3 डायोप्टर, इसका पावर है आपका -2 डायोप्टर। तो टोटल नेट पावर P इज इक्वल टू जाएगा P1 प्लस P2। इसका P1 कंसीडर कर लो बेटा, इसका P2 कंसीडर कर लो, है ना। तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो ऐड कर देना, तो 3D प्लस सॉरी -2D, तो सिंपली आ जाएगा 1D। क्या जाएगा 1D, ठीक है। देखो अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो सिंपली। 1D आ रहा है, देखो इसमें ये 2 है, 1 5 और ये 10 है, तो 1D आ रहा है ना। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन आप फोकल लेंथ का नहीं भी करोगे तो भी आप आंसर दे सकते हो। आंसर जो है बी करेक्ट होगा। अगर आप फोकल लेंथ निकालते हो तो 1/p इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू f, तो सिंपली f इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे इसका फोटो नहीं आया, चलो इस क्वेश्चन को स्किप करो। देखो एसर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, एसर्शंस रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। यहाँ पे देखो क्या कह रहे, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 55 to 61 आर गिवन क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट आर गिवन वन लेबल्ड assertions A and other labeled assertions reason B. Reason B. Select the correct answer of this question from the code A, B, C, D as given below. यहाँ पे हमारे पास 4 कोड दे रखा है A, B, C और D, है ना। A कोड क्या दे रखा है आपका, both A and R true and R is a correct explanation of A. Both A and R are true but R is not a correct explanation of A. Assertions का correct explanation नहीं है। A is true but R is false and A is true but R is sorry A is false and R is true, ठीक है ना। ये 4 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, assertions रीजन, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दे रखा है, कीपिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ अ प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल आल्सो मूव। क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है और लेट्स से इसका इमेज बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, इमेज बनना है। और इस डिस्टेंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब इस प्लेन मिरर को मूव करते हैं। इस प्लेन मिरर को यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा, इमेज भी मूव करेगा। तो सिंपली लेट्स से अगर हम यहाँ पे इस प्लेन मिरर को इस पोजीशन में लेके आते हैं तो एज यू नो डिस्टेंस चेंज होगा, मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, तो मिरर एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, सॉरी इमेज यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इमेज भी मूव करेगा, यस, मतलब इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब ये करेक्ट असर्शन हमारा कि अगर प्लेन ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो इमेज मूव होगा, प्लेन को मूव करेंगे तो भी आपका इमेज मूव करेगा, यस, गुड। नाउ रीजन इज व्हाट, in case of plane mirror the distance of object and its image is equal for any point, yes, ये भी आपका करेक्ट है। मैंने अभी यहीं पे ये सेम एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का डिस्टेंस एंड इमेज एंड प्लेन मिरर का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आपका इमेज जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो assertions भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जो ए, देखो यहाँ पे इसका आंसर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 56, अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर ट्रेस इट्स पाथ। क्या कह रहे हैं, अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर retraces its path, okay, if reflection angle of incidence is always equal to angle of reflection। देखो क्या कह रहे, सिंपली अगर हम यहां पे बात करें कि एक रे जो है इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, ये एक मिरर है, मिरर है, ठीक है। इस मिरर पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपका
जो एक रे है ये नॉर्मली इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो क्या होगा, अ रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेस इट पाथ, तो यहां से ये जब इंसिडेंट होगा तो इस मिरर से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वापस इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे एंगल ऑफ आई कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ आई 0 हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ आई 0 है देन एज यू नो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो यहां पे रीजन भी आपका करेक्ट है, रीजन दे रखा है द रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो इसका अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा कि assertions एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। ठीक है, गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ एक क्वेश्चंस बचे हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं, when a concave mirror is held under water its focal length will increase करके अगर हम बात करते हैं कि किसी एक कॉन्केव मिरर को अगर हम एक वाटर के अंदर उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। रीजन देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है उस मीडियम में, उस मीडियम से जिस मीडियम में मिरर को रखा गया है। तो इसका मतलब, इस रीजन का मतलब क्या कह रहा है, रीजन का मतलब है लेट्स से हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। जब इसको हमने एयर में रखा, कहां रखा हमने, एयर में रखा। अच्छा, इसको उठा के हम वाटर में अगर रख देंगे, किस में रख देंगे, वाटर में प्लेस करेंगे, तो वाटर में भी इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वो एयर में भी अगर 10 सेंटीमीटर तो वाटर में भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर कोई ऑयल रख देंगे यहां पे तो ऑयल में भी फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब असर्शंस हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करेंगे यहां पे असर्शंस की, तो असर्शंस करेक्ट है और रीजन जो है हमारा, रीजन करेक्ट है, असर्शंस हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, यहां पे फोकल लेंथ क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, लेंस के केस में चेंज हो सकता था। अगर लेंस होता है यहाँ पे कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो उस केस में जब उसको वाटर में डिप करते हैं तो वो चेंज हो जाता, बट इस केस में ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, है ना, और आर इज ट्रू, या ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। असर्शंस इनकरेक्ट है और रीजन आपका ट्रू है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 ये भी तो था, अच्छा ये 57 था, हाँ 58। देखो, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और डेंसर मीडियम, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या करें, हायर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कह रहे कि जो डेंसर मीडियम है, जो आपका डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड लेसर है। यस, ट्रू है, ये आपका ट्रू है। तो एज यू नो कि v इज इक्वल टू c बाई एन, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीज हो जाता है और जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड इंक्रीज होता है, बूस्टअप हो जाता है। क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। अच्छा, रीजन देखो यहाँ पे, रीजन क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा ना कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रीड करते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, ये भी ट्रू है, तो ये भी हमारा ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपली आप यहां पे लिखेंगे ए एंड आर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। देखो, एसेंस प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडिया। कह रही जितने भी मीडियम है उतने उन सारे मीडियम में जो कन्वर्जिंग लेंस की जो प्रॉपर्टी है, ठीक ना, वो सेम नहीं रहता है। जब आप मीडियम को चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या? जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज होगा। यस गुड, ठीक है। रीजन कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ लेंस वेदर द रे इज डाइवर्स और कन्वर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानेंगे। यहां पे जो लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जो लेंस है, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप लेंस को एयर में रखोगे तब कुछ अलग फोकल लेंथ होगा, जब उसको उठा के हम वाटर में रखेंगे, जैसे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे फोकल लेंथ आपका चेंज होगा। तो इसका मतलब यहां पे नॉट रिमेन सेम, इसका मतलब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, असर्शन आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। रीजन आपका फॉल्स है। रीजन आपका फॉल्स है कि यहां पे इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब आपका रीजन फॉल्स है। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो एसेंस इज ट्रू, ए इज ट्रू, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स, ठीक ना। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं? एसेंस अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंस विल बी 2। कह रहे कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। कह रहे टू डिफरेंट मटेरियल से फॉर्म्ड है। देखो ये आपका क्या है? लेंस है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। लेट्स से अगर ये टू डिफरेंट मटेरियल से फॉर्म्ड है, ये वाला मटेरियल अलग है, ये वाला मटेरियल अलग है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो यहां से रे एंटर करेगा इसमें, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। तो ये डाइवर्जिंग रे को अगर मीट करेंगे तो यहां पे मीट करेगा, यहां पे इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, यहां पे आई डैश। अब चूंकि यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है तो ये रे बेंट होगा तो यहां पे आकर इंटरसेक्ट करेगा ये, और इसका फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज कहां बनेगा? इस पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा आई डैश। आई डैश इमेज जो है वो सेकंड जो आपका सरफेस है, इस सेकंड सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और इसका सेकेंड सरफेस के थ्रू जो इमेज बनेगा वो आई पे बनेगा, बट सिंगल इमेज बनेगा। इस इमेज, ये हमें जो इमेज देखेगा वो ये वाला इमेज देखेगा, ये इमेज देखेगा, यहां पे सिंगल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? सिंगल इमेज बनेगा, सिंगल इमेज बनेगा, ठीक है। अब जो इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स लेंस, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, convex lens is made of two different materials. A point object is placed in the on the principal axis. The number of images formed by the lens. हाँ, दो images तो बन रहे हैं यहाँ पे, एक आई डैश और एक आई। एक आई डैश जो कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा, और आई डैश एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो कि वर्चुअली दिखेगा हमें अगर ये वाला सरफेस ना हो तो, और ये आपका एक रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली इमेज जो है इसका ट्रू बनेगा, तो एसेंस आपका ट्रू होगा। बट कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस आपका वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल भी बनाता है, बट हमेशा वर्चुअल नहीं बनाता है। वो एक ही कंडीशन आता है जहां पे आपका इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड आपका पोल के बीच में रखा हो, फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो तो तब बनता है, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इट इज इनकरेक्ट। तो ए इज ट्रू, ए इज ट्रू and R is false.
ठीक है, ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर अगेन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसएसएस ऑल्दो द सरफेस ऑफ गॉगल लेंस आर कर्व्ड इट डज नॉट हैव एनी पावर। क्या कह रहे हैं, ऑल्दो द सरफेस ऑफ एन गॉगल, जो गॉगल्स हम यूज करते हैं उस गॉगल्स में कह रहे हैं कि सरफेस कर्व तो है बट इट डज नॉट हैव एनी पावर, उसका कोई पावर नहीं होता है, उसका कोई पावर नहीं होता है। अच्छा, इन केस ऑफ गॉगल्स बोथ द कर्व्ड सरफेस आर इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस। तो यहाँ पे आपका जो गॉगल आप यूज करते हो, नॉर्मली जो गॉगल्स यूज करा जाता है, सनग्लासेस यूज करते हो तो उसमें कर्व सरफेस तो होता है, बट दोनों जो सरफेसेस होते हैं इसमें दोनों सरफेस आपका सेम रेडियस का होता है। इस तरीके से आपका बनता है ना, सेम रेडियस, इस सरफेस का जितना रेडियस होता है उतना ही रेडियस इस सरफेस का होता है, इसलिए जो इसका फोकल लेंथ आता है, टोटल नेट फोकल लेंथ आपको जो आता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे जब फोकल लेंथ 0 होगा, फोकल लेंथ 0 होगा तो उस केस में पावर भी आपका कितना था, 0 या इनफाइनाइट हो सकता है, या फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो पावर कितना जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका एसर्शंस भी करेक्ट है और आपका रीजन भी करेक्ट है, तो ये भी आपका ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है, एंड ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकक्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ इस केस में आपका देखो, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू ये होता है आपका n-1 1/r1 प्लस 1/r2, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये जब r1 r2 को आप प्लेस करोगे सेम इक्वल होंगे एंड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो उस केस में ये 1/f इज इक्वल टू होता है आपका 0, जब 1/f इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे f इन्फिनिटी आता है और f इन्फिनिटी तो पावर 0, तो वो कोई पावर नहीं होगा, लेंस का पावर 0 होगा, ठीक है। तो ये क्लास 12 में पढ़ते हैं हम, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट आप याद रखना कि जो आपका सनग्लासेस वगैरह जो गॉगल्स वगैरह होते हैं उसके पावर 0 होता है, क्योंकि इसके फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A एंड R both are true and R is correct explanation of nation of A। तो ऑप्शन नंबर A is correct, ऑप्शन नंबर A is correct, ठीक है। तो इसी के साथ लाइट चैप्टर के करीब हमने 62 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं, 2 पार्ट बने। ये पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और ये पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हमने 31 से लेकर 62 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ, जिन्होंने अभी तक लाइट चैप्टर के 1 शॉट वीडियो को नहीं देखा है, 5 घंटे का वीडियो है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे पूरा मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बेसिक पॉइंट से लेके हायर पॉइंट, जो कि आपका बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है 10th लेवल पे, वो सारी चीज़ें हमने 1 शॉट के अंदर डिस्कस किया था। और उसमें डिस्कस ये भी कर रहा था कि किस किस टॉपिक पे किस किस तरीके से MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने 1 शॉट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप 1 शॉट वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उससे आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल सके और चैप्टर पूरी तरीके से आपका क्लियर हो सके, ताकि चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे MCQ में आप उसका आंसर कर सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।